Hello, literature lovers. Welcome to Literate Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss another poem of William Wordsworth. The world is too much with us. इस पोयम को और इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन है पोयम की टाइप जो है वो सोनेट है। 14 लाइंस आप सभी जानते हो पेट्रार्कियन सोनेट है। 14 लाइंस की होती है सोनेट्स। पब्लिश है 1807 में। और जो वॉल्यूम जिसमें पब्लिश है उसका नाम है पोयम्स इन टू वॉल्यूम्स। इन्होंने लिखा इसको 1802 में है। अब स्ट्रक्चर क्या है? 14 लाइंस की पोयम है जो कि पेट्रार्कियन सोनेट में होता है। 8 लाइंस और 6 लाइन ऑक्टेव और सिस्टेट में डिवाइड होता है। उसका राइम स्कीम देख लो। पहले 8 लाइंस का राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी ए बी एंड देन सेस्टेट का सी डी सी डी सी डी होता है। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें अगर, तो किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये सोनेट लिखा है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो बेसिकली रिटन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब वो पोएम लिख रहे हैं, 18th सेंचुरी इज नोन फॉर 18 एंड 19th सेंचुरी इज नोन फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। ओके, तो वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, अर्बन लाइफ बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है। हाँ, लोग मेटलिस्टिक होते जा रहे हैं, पैसे इंपॉर्टेंट हो गए, नेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये और लोग अपने आप को नेचर से दूर करते जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को लेके उन्होंने लिखी है ये पोइट सोनेट। रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ रोमांटिक आइडियोलॉजी। अपने रोमांटिक जो आइडियोलॉजी है, मींस नेचर इज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ट्रुथ। इस आइडियोलॉजी को वो इस पोयम में रिफ्लेक्ट करते हैं या दिखाते हैं। इंटरप्रिटेशन की बात करें इसके, तो वर्ड्सवर्थ ग्रीव्स ओवर द लॉस ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ठीक है, नेचर और ह्यूमन के बीच में एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप हुआ करता था जिसको आज की दुनिया में हम भूलते जा रहे हैं। तो उसके ऊपर वो ग्रीव कर रहे हैं। ही बिलीव्स मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज सेक्रीफाइस्ड द दिस सेक्रेड बॉन्ड फॉर मटेरियल कंफर्ट। ठीक है, तो मटेरियल कंफर्ट के लिए हमने ये जो एक सेक्रेड बॉन्ड था ह्यूमन और नेचर के बीच में, उसको हमने सेक्रीफाइस किया। द पोएम इज बोथ क्रिटिक of his time and a wish to regain the spiritual purity of ancient belief। ठीक है, तो वो अपने टाइम को, कंटेम्प्रेरी टाइम को क्रिटिक भी कर रहे हैं और साथ में वो होप कर रहे हैं कि हम फिर से जो एक एंशियंट बिलीफ था नेचर के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना के रखने का, उसको फिर रिगेन करेंगे। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। हाँ, की लाइंस और उनके इंटरप्रिटेशंस की बात कर लें जो इंपॉर्टेंट सोनेट की लाइंस हैं। जैसे पहली ही लाइंस है कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। ओके, तो इस पहले लाइन में कि हमने दुनिया में बहुत ज्यादा ये तरक्की या विकास कर लिया है। ठीक है, और नाउ अब हमारा जो काम है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा गेटिंग और स्पेंडिंग, गेटिंग स्पेंडिंग वही कंज्यूमरिज्म की बात है। तो हमने अपने पूरे पावर को, अपने जो एक स्पिरिचुअल हम रिगेन कर सकते थे लाइफ में, कंफर्ट जो स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकता था, वो सभी हमने कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया है। तो वो पहली लाइन में हम देखते हैं। फिर लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स। ओके, कि नेचर में हम बहुत कम देखते हैं जो कि अपना है। लाइक हमें पानी, हवा, ये सभी चीजें मुफ्त में मिलती हैं एक तरीके से देखा जाए तो, हमें उसके लिए कोई स्पेंड करना नहीं है। बट हमने अपने लाइफ को ऐसा बना दिया है कि हम हर एक चीज को कहने के पैसे के तौर पे देखते हैं। ओके, ह्यूमंस आर नो लॉन्गर इमोशनली और स्पिरिचुअली अट्यून्ड विद नेचर। नेचर के साथ हमारा कोई भी एक इमोशनल या स्पिरिचुअल लेवल का कोई कनेक्शन नहीं रह गया, जबकि नेचर के साथ ये चीजें रहनी चाहिए थी। फिर है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। ओके, तो ये एक आयरनी भी कह लो है और एक सॉलिड बून ऑक्सीमोरन, वो तो फिगर ऑफ स्पीच है। एक आयरनी क्या है कि वी शुड बी अ बून। हम एक अपने आप को एक ब्लेसिंग की तरह देखना चाहिए कि हम ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी एनिमल्स वगैरह वो नेचर में जी रहे हैं, बट दे कैनॉट इंजॉय द, कह लो, दे कैनॉट इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो हमें एक ब्लेसिंग मिला हुआ है कि हम पहाड़ों को देखकर हमारे अंदर एक बहुत अच्छा फीलिंग डेवलप होता है, या रिवर, या हर एक जो भी नेचुरल चीजें हैं। बट हमने अपने आप को, ये जो हमारा एक ब्लेसिंग था उसको हमने करप्ट कर लिया, हमने सेमफुल सॉरी। ओके, कुछ हार्श सा चीज होता है ना कि हमने मटेरियल वर्ल्ड के आगे अपने स्पिरिचुअल जो भी हमारा कॉन्शियसनेस था उसको हमने खत्म कर लिया। आई रादर बी अ पैगन सगल्ड इन अ क्रीड आउट रोम। सो पैगन, ये पैगन बनना चाहते हैं। ठीक है, आई वुड रादर बी अ पैगन, ऐसा कह रहे हैं वो। पैगन बेसिकली उस पर्सन को कहते हैं जो कि नेचर को वर्शिप करता है। हाँ, एंशियंट टाइम में हम नेचर को वर्शिप कर रहे थे। पेड़ को, रिवर्स को, पहाड़ को, सन को, मून को, इन सभी चीजों को हम जब वर्शिप करते हैं उसी को हम पैगन कहते हैं। द पोएट लॉन्ग्स फॉर अ टाइम व्हेन बिलीफ सिस्टम, जब हम बिलीव करते थे, हमारा जो फेथ था वो पैगनिज्म पे था। अलाउड पीपल टू फील स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड टू नेचर, स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू नेचर। तो नेचर के साथ वो स्पिरिचुअली कनेक्ट थे। लाइक हम एक मूवी देखे होंगे अवतार, जो हॉलीवुड वाली मूवी है, तो उसमें भी एक नेचर का कनेक्शन दिखाया गया। वहां पे ह्यूमन के टू फेसेस को दिखाया गया है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं उसका थीम जो है वो इसी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से लिया गया है। ओके,
की लाइन्स का लास्ट में है, लास्ट की लाइन्स है कि प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, ओ हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेदर्ड हॉर्न। ठीक है, तो प्रोटियस और ट्राइटन ये दोनों कह लो कि एक पैगन गॉड्स हैं। ओके, और ये एक एल्यूजन है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि जो सी गॉड हैं वो सी से बाहर निकल रहे हैं, और ट्राइटन जो है कि वो अपने हॉर्न को ब्लो कर रहे हैं। तो ये जो ये चीजें वो बन के पैगन बन के ही देख सकता है। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो अलग अलग लाइन्स में अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं। लाइक पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो द सी दैट बियर्स हर बॉसम टू द मून, सी को हम एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दे रहे हैं कि जो अपने बॉसम को मून के सामने अपने आप को खोल देता है मून के सामने ऐसे ना उसके, और मून की लाइट्स उसके ऊपर पड़ती हैं। मतलब एल्यूजन की बात करें तो एल्यूजन प्रोटियस, और जब हम ट्राइटन की बात करें तो हम ग्रीक माइथोलॉजीज के गॉड पैगन गॉड्स को हम रिफर कर रहे हैं। तो एल्यूजन में हम किसी ओल्ड स्टोरी, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, लीजेंड्स, इन सबको जब हम अपने पोएट्री या वर्क में लाते हैं तो उसी को एल्यूजन कहते हैं। नाउ सॉलिड बून जब वर्ड हम लिखते हैं तो वो ऑक्सीमोरोन है कि दो अपोजिट चीजें। बून है यहाँ पे ब्लेसिंग, और सॉलिड मतलब सेमफुल ब्लेसिंग, तो एक ऑक्सीमोरोन है। हाँ, और इसको हम कहीं कहीं आयरनी भी हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक गिफ्ट था। कुछ मतलब एक ब्लेसिंग थी, हम एज ए ह्यूमन होना एक ब्लेसिंग थी, लेकिन आज के समय में वो एक कर्स बनता गया है। तो वो हमारे ही वजह से ऐसा हो चुका है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा मेटलिस्टिक कर दिए हैं कि वो अब वो ह्यूमन होना हमारे लिए कर्स हो गया, क्योंकि हर एक चीज हम पैसे के बदौलत देख रहे हैं। नाउ मेटाफर की बात करें तो वी ले विश और पार्स implies सरेंडिंग ह्यूमन पोटेंशियल्स, कि हम अपने पोटेंशियल को वेस्ट में इधर उधर बहा दे रहे हैं, कह लो एक तरीके से। वैसे एलिट्रेशन गेटिंग एंड स्पेंडिंग में एलिट्रेशन साउंड जो है कि एक ही तरीके के साउंड जो है कि वो बार बार आ रहे हैं। तो ये थीम्स की बात कर लें तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें जैसे क्रिटिक ऑफ मेटलिज्म, मेटलिज्म को बहुत ज्यादा क्रिटिक कर रहे हैं। नीचे बहुत ज्यादा एलिनेशन फील कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, उससे दूरी बना लिया है। मॉडर्न सोसाइटी उसको इग्नोर कर रहा है। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, हाँ, हमारे के बीच में करप्शन और ऐसे द्वेष वगैरह बढ़ते जाए तो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस का ही एक कह लो कि उदाहरण है। नाउ और थीम्स में रोमांटिक आइडियलिज्म, वर्ड्सवर्थ का मानना है कि हम नेचर के साथ एक रेवरेंस, एक रिस्पेक्ट दिखा के उसके साथ एक इमोशनल डेप्थ कनेक्ट करके एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ हम उसको एम्ब्रेस करें, ना कि हम इंडस्ट्रियलाइज्ड बहुत कंज्यूमरिज्म और मेटलिज्म को फॉलो करें। पैगन इमेजरी का भी यूज है एज अ सोल्यूशन, वो बताते हैं कि अब इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो उनका वही कहना है कि हम पैगन को अपना सकते हैं जो कि नेचर को वर्शिप कर रहे होते हैं। तो ये सब थीम्स आपको देखने को मिलते हैं पोएट्री में। नाउ हम कुछ एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इज, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। जो पोएट्री है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसका फॉर्म क्या है? तो ये बेसिकली पेट्रार्चियन सोनेट है। द पोएम वाज रिटन इन द ईयर, ओके, तो ये रिटन कब हुआ है? तो 1802 में लिखा है इनको, और 1807 में पब्लिश हुआ है इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? पोएम का सेंट्रल थीम क्या है? तो वो नेचर एंड मेटरलिज्म की बात हो रही है। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज अ क्रिटिक ऑफ, किस चीज को क्रिटिक कर रहा है? तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज डिटैचमेंट फ्रॉम नेचर। जो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एक कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी आर डिटैच्ड विथ नेचर। ठीक है, रोड्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, बट हम नेचर को ध्यान में बिना रखे ही चीजें कर रहे हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू द पोएम, मॉडर्न पीपल हैव लॉस्ट देयर लैंग्वेज, सोल्ड देयर सोल्स, गिव देयर हार्ट अवेज। ठीक है, अपने अपना जो एक हार्ट है, मेटाफर है ये एक तरीके से, कि हमने नेचर जो कि हमें उसके साथ रहना चाहिए, हम उससे दूरी बनाते जा रहे हैं। हम पूरी तरीके से मेटलिस्टिक होते जा रहे हैं, हमारे अंदर इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स मींस नेचर इज डिसअपीयरिंग, ह्यूमंस नो लॉन्गर कनेक्ट विथ नेचर। हाँ, कि हम नेचर के साथ अब बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं फील करते हैं। What poetic device is used in we have given our heart away a solid boon? तो यहाँ पे solid boon जो है ये ऑक्सीमोरॉन है। द वर्ड सॉलिड मोस्टली नियरली मीन्स, मतलब सॉलिड से हम क्या समझते हैं? तो दैट इज सेमफुल ब्लेसिंग है वो। सॉलिड बून दैट इज सेमफुल ब्लेसिंग। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? पोएम का टोन कैसा है? क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है, सेलिब्रेटरी है, न्यूट्रल है? नहीं, सिंपली मेलंकलिक और क्रिटिकल है। एक तरफ तो वो नेचर से दूरी बनाने के ऊपर हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, साथ में वो एक मेलंकलिक टोन भी दे रहा है कि हम कितने दूर होते जा रहे हैं नेचर से। What mythological figures are mentioned in the poem? तो ये प्रोटियस और ट्राइटन है। We live waste our powers suggest, हाँ, तो wasteful towards human potential, हाँ, कि हम अपने पावर्स एज ए ह्यूमन, हमें बहुत सी चीजें मिली हुई हैं, बट हम मेटलिज्म के चक्कर में हम अपने पावर को केवल वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा पोएट का मानना है। सी दैट bears her bosom to the moon contains which literary device? तो सी को हम कहीं ना कहीं ह्यूमन एट्रीब्यूट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है। How does Wordsworth wish he were
इन द पोएम, कैसा वो विश कर रहे हैं अपने को कि कैसा वो बनना चाहते हैं, तो ही सिंपली वांट्स टू बी अ पैगन, पर्सन हु वर्शिप नेचर। व्हाई डज ही विश टू बी अ पैगन? वो पैगन क्यों बनना चाह रहा है? टू फाइंड स्पिरिचुअल मीनिंग इन नेचर, नेचर के साथ एक स्पिरिचुअल मीनिंग वो खोज पाए, इसलिए वो पैगन बनना चाहते हैं। हु इज ट्राइटन इन माइथोलॉजी? ट्राइटन कौन है माइथोलॉजी में? तो ट्राइटन जो है सी गॉड है, सन ऑफ पोसाइडन। ओके, ग्रीक माइथोलॉजी में आप इनको देखोगे तो वो इस नाम से जाने जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज दिस इन स्ट्रक्चर? पोएम का स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें तो कैसा है, तो सोनेट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये। विच पोएटिक मूवमेंट डज दिस पोएम रिप्रेजेंट्स? तो कौन सा पोएम, कौन सा रोमांटिक मूवमेंट ये पोएम रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बेसिकली ये रोमांटिसिज्म के हैं राइटर। वी आर आउट ऑफ ट्यून रिफर्स टू, ठीक है, पोएम में एक लाइन है कि वी आर आउट ऑफ ट्यून, सो वी लॉस्ट कनेक्शन विथ नेचर। व्हाट डज द सी सिंबलाइजेस इन द पोएम? सी जो है कि वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो सिंपली वो नेचर, ब्यूटी एंड मिस्ट्री, उन दोनों को ही सिंबलाइज कर रहा है। द पोएट क्रिटिसाइजेस, पोएट किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है? बेसिकली वो मेटलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है। वर्ड्सवर्थ वुड रादर बी अ पैगन फ्रॉम द outgrown creed. The poem expresses delight in a new invention, regret over urbanization, hope for future, fascination with industry, नहीं, regret over urbanization, hope, ठीक है, वो बात करते हैं hope का, लेकिन वो regret कर रहे हैं बेसिकली ये जो urbanization हो रहा है इसके ऊपर। What is the rhyme scheme of the poem? poem की rhyme scheme ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी सी डी, यहाँ पे भी देखो है लेकिन ये नहीं होगा। ये भी उस पेट्रार्कियन सोनेट का एक फॉर्म होता है, बट राइम स्कीम होता है, बट ये इसमें यहाँ पे ये है इस पोएट्री में। द फ्रेज फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर आउट ऑफ ट्यून, तो इसलिए हर चीज के लिए हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके, तो यहाँ पे ये हम डिसहार्मनी विथ नेचर एंड स्पिरिट की बात कर रहे हैं। द वर्ड बून इन अ सॉलिड बून इज आयरॉनिक। हम्म, आयरनी ही तो है हमारे साथ कि हम हमें एक ब्लेसिंग मिला हुआ है, बट हम उसको उस ब्लेसिंग ब्लेसिंग को यूज नहीं कर पा रहे। विच एलिमेंट ऑफ नेचर इज नॉट मेंशन? सी का मेंशन है, मून भी है, विंड्स भी है, सन का मेंशन नहीं। प्रोटियस इज इमेजिन्ड एज walking across the field, rising from the sea, okay, not speaking to the poet or climbing a mountain, वो प्रोटियस जो है कि सी से बाहर निकल रहा है और एज अ पैगन वो इस चीज को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है द पोएट एक्यूजेस मॉडर्न ह्यूमंस फॉर इग्नोरिंग नेचर्स डिवाइनिटी, नेचर में जो डिवाइन चीजें उसको इग्नोर करने के लिए उसको एक्यूज कर रहा है। स्लीपिंग फ्लावर सजेस्ट तो अनएक्सप्रेस्ड एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, नेचर को वो एक्सप्रेस नहीं कर, एज अ ह्यूमन हम उसको अप्रिसिएट नहीं कर रहे नेचर को, दैट इज the sea that bears her bosom to the moon is also personification. The what effect does the poet hope paganism would have on him? So आइसोलेशन, कंफ्यूजन, इंडिफरेंस नहीं, इनलाइटनमेंट थ्रू नेचर, नेचर से वो इनलाइटनमेंट, उनको एक ज्ञान प्राप्ति ऐसा कुछ कह लो। द मूड ऑफ द पोएम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज melancholic एंड mournful, melancholic भी हैं, थोड़ा सा mourn भी कर रहे हैं, critique भी हैं वो लोगों के लिए। which collection includes the poem? तो poems in 2 volumes में ये 1807 में पब्लिश हुआ है। हाउ डज द पोएट व्यू एंशियंट बिलीफ्स? एंशियंट बिलीफ्स को कैसे देख रहे हैं? तो वो काफी मोर स्पिरिचुअली फुलफिलिंग देन मॉडर्न मेटलिज्म से ज्यादा बेटर थे वो एंशियंट बिलीफ्स वगैरह। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज नॉट यूज्ड इन द पोएम? पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस नहीं यूज हुआ है? तो वो सिंपली है ड्रामेटिक मोनोलॉग। The winds that will be following at all are implies. So this shows the turbulent natural forces, ठीक है, उनको वो बता रहे हैं कि कितना नेचर गुस्से में है एक तरीके से, वो भी उसकी ब्यूटी है। द सोनेट एंड्स विद अ नोट ऑफ होपफुल इमेजिनेशन, कि वो एक पैगन बन के वो फिर से एक बार नेचर के साथ और नेचर के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बना पाएगा। हाउ डज द पोएट एक्यूज ह्यूमैनिटी ऑफ? जो पोएट है वो कैसे एक्यूज कर रहा है ह्यूमैनिटी को? तो ओवर वैल्यूइंग द मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड को इतना ज्यादा ओवर वैल्यू कर रहे हैं, इसलिए वो उनको एक्यूज कर रहा है। द आउटरॉन क्रीड रिफर्स टू, आउटरॉन, आउटरॉन मतलब जो कि अब फैशन में नहीं है, जो कि पुराना हो चुका है। क्रीड मतलब एक तरीके से एक कम्युनिटी या एक सेट है, एक बिलीवर्स की एक कम्युनिटी है कह लो, तो वो आउटरॉन क्रीड पैगन रिलीजन को कह रहा है। व्हाट वुड द पोएट सी इफ ही वर अ पैगन? तो अगर वो एक पैगन होता तो वो क्या सी करता? तो वो सी करता प्रोटियस राइजिंग एंड ट्राइटन ब्लोइंग हिज हॉर्न। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे implies, ओके, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे implies this इमोशनल निग्लेक्ट ऑफ नेचर, इमोशनली जो हम नेचर को निग्लेक्ट कर रहे हैं उस चीज को वो बता रहा है। द पोएट यूजेस द क्लासिकल माइथोलॉजी इज मीन टू, जो पोएट है वो क्लासिकल माइथोलॉजी को
बता रहा है वो क्या कर रहा है, द हाईलाइट द स्पिरिचुअल गैप इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम में जो स्पिरिचुअल गैप है उसको हाईलाइट कर रहा है। वर्ड्सवर्थ फ्रस्ट्रेशन इन द पोएम इज प्राइमरली डायरेक्टेड टू ह्यूमन डिस्कनेक्ट विद फ्रॉम नेचर। The phrase "a pagan struggled in a creed outward" implies a wish for spiritual connection. What makes Wordsworth's approach distinctly romantic? तो emphasis on nature and imagination इस चीज को वो emphasize कर रहा है। We have given our heart away, हमने अपने हार्ट को कर दिया है, तो ये मेटाफर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, it moves us not great God shows outburst of spiritual despair, the winds that will be following। यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है ना, विंड को हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं। द सी इज एड्रेस्ड इन द पोएम यूजिंग एपोस्ट्रॉफी, जब भी हम किसी को एड्रेस करते हैं तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच जो यूज होता है वो होता है एपोस्ट्रॉफी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोमांटिक ट्रेट्स इज मोस्ट डोमिनेंट इन द पोएम, पोएम में कौन सा रोमांटिक ट्रेट्स जो है सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, तो वो रेवरेंस फॉर नेचर, नेचर के लिए जो रिस्पेक्ट है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।